मैं आज पुनः आपके सामने पहला जो चैप्टर ईंटे मन के तथा अस्थियां के अंतर्गत जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे पिछले लेक्चर में, जिसका मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर पाया था, जिसके बारे में जिक्र नहीं कर पाया था, आज मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। पिछले लेक्चर में जहां पर मैंने समाप्त किया था उसमें मोहनजोदड़ो के अंतर्गत नगरीय सभ्यता की विशेषताएं और उनमें क्या विशेषताएं थी उसके बारे में जिक्र किया था। आज मैं सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन पुरातत्वविद कैसे करते हैं इस टॉपिक से शुरू करूंगा। तो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन जो पुरातत्वविद करते हैं उसके लिए उनके पास जो सोर्स है उसके आधार पर वो करते हैं, और वो सोर्स है समाधान पद्धति और विलासिता की वस्तुएं। ये दो चीजें हैं जिसके आधार पर जो पुरातत्वविद हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि सामाजिक विभिन्नताएं किस प्रकार की थी। ये आपको एक चीज बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में। स्पेशली समाधान पद्धति पर भी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये जानना है, समाधान पद्धति को आपको अच्छे तरह से जानना है कि वहां पर समाधान पद्धति कैसी थी, समाधान पद्धति से कैसे सामाजिक विभिन्नताएं अर्थात कैसे वहां पर जो एक तरह से आप कह सकते हैं पुअर और रिच के बारे में कैसे पता चलता था, इसके बारे में कैसे पुरातत्वविदों ने पता लगाया, इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा इसमें जो है विलासिता। विलासिता का मतलब है लग्जरियस आइटम्स जो उस समय प्राप्त हुए, उसके आधार पर कैसे जो पुरातत्वविद है उन्होंने सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया। ये सिंपल चीज है, इसको आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आज से तुलना करके देखें कि जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं वो हर जगह आपको मिलेंगी। जैसे खाने की चीजें, खाने में आटे हैं, आटा है, दाल है, आपके पास चावल है, इसके अलावा पानी है, दूध है, ये सारी जो रोजमर्रा जो सब यूज करते हैं, तो इससे कोई विलासिता की चीजें ये नहीं है। लेकिन जहां पर आप देखिए कि जैसे गाड़ी है, फ्रिज है, हमारे पास एसी है, ये सारी विलासिता की चीजें, ये हर व्यक्ति के पास आपको नहीं मिलेगा। तो उस समय जो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया जिसमें विलासिता की चीजें थी, उसका भी आधार अलग अलग बनाया उन्होंने। जैसे कि रोजमर्रा की चीजें जो थी जो उस समय प्राप्त हुई उसको उन्होंने नहीं विलासिता में डाला, लेकिन जो विशेष वस्तुएं प्राप्त हुई उस समय, जैसे फ्यांस, आप उसमें देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में है, ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि फ्यांस क्या होता है। तो हर चीजों को, हर जो उसमें आप टर्मिनोलॉजी देखें उसको जरूर ध्यान दें अलग से, क्योंकि टर्म्स पर भी एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विशेष तरह की जो वस्तुएं प्राप्त हुई जिसको वो विलासिता की चीज मानी गई, उसके आधार पर भी उन्होंने उस समय सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि इस टॉपिक को जब पढ़ें तो दो वर्गीकरण के आधार पर समाधान पद्धति और विलासिता की वस्तुओं की पहचान, इसके आधार पर आप सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन का पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन क्या है? आज जैसे आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता होगा कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उसी तरह जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो विनिर्माण उद्योग, यानी कि हम जब हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता बोल रहे हैं तो नगरीय सभ्यता की एक खास बात होती है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका था, यानी कि शिल्प उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग शुरू हो चुके थे। किन क्षेत्रों में ये जानना जरूरी है। तो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते थे? तो मनका बनाया जाता था, शंख का निर्माण, धातु कर्म, ये सारी चीजें उस समय विनिर्माण उद्योग में आते थे। अब मनके बनाना, पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, मनके क्या होती थी इसको भी जान लीजिएगा। मनके बनाने के कारखाने मिले वहां पर। मनके बनाने के देखिए जो आपको स्रोत है जिससे आप कहें कि यहां पर मनके बने, तो प्रूफ करना जरूरी है कि कैसे पता चला पूरा तत्वविदों को कि यहां पर मनके बनाए जाते थे। तो कुछ क्षेत्रों से मनके के कारखाने प्राप्त हुए, जैसे लोथल और चंबुदड़ो, ये हड़प्पा के दो जगह थे, यहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुआ। इससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि वहां पर शिल्प उत्पादन होती थी। इसके अलावा अन्य देखिए जो मन का निर्माण है वो कई तरह की वस्तुओं का प्रयोग किया था, जैसे पत्थरों से भी मन का बनता था, धातुओं से भी मन का बनता था, इसके अलावा अन्य चीजों से भी मन के बनते थे।
जैसे आज आप देखिए ज्वेलरी कई तरह से बनते हैं, सोने से भी लोग बनाते हैं, प्लेटिनम से भी बनाते हैं, शंख से भी बनाते हैं। तो उसी तरह मन के बनाने के भी कई तरह की अलग अलग वस्तुएं थी। आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा में किन किन चीजों का, जैसे पत्थरों में भी आप देखेंगे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, स्फटिक, इस तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया। आप उसमें ये टर्मिनोलॉजी जब देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं, ये स्फटिक क्या है, कार्नेलियन क्या है। ये आपको जानना चाहिए कि ये पत्थर है, अलग अलग तरह के पत्थर में भी अलग तरह के, आप जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत कीमती पत्थर होते हैं, उसी तरह ये सब पत्थरें भी बहुत कीमती थे। तो इन पत्थरों का भी प्रयोग मन के बनाने में किया गया। इसके अलावा धातुओं का भी प्रयोग किया गया, शंख से भी बनाए गए। तो ये सारे मन के निर्माण में प्रयोग किए गए। इसके अलावा शंख से भी बनी वस्तुएं प्राप्त हुई। अब कहां से प्राप्त हुई ये जानना है तो बालाकोट और नागेश्वर। फिर देखिए ये जानना जरूरी है कि ये जगह कहां है। तो बालाकोट और नागेश्वर ये आप देखेंगे कि ये कोस्टल एरिया पर यानी समुद्र के तट पर स्थित ये जगह थे, जहां से शंख आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तो इन जगहों से शंख से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये सारे जगह ये बताते हैं कि वहां पर शिल्प उत्पादन होता था। तो जब कभी क्वेश्चन आए तो आपको डिस्टिंक्ट आंसर देना है और हर चीज को एग्जाम्पल के द्वारा प्रूफ करना पड़ेगा कि यहां से ये चीजें प्राप्त हुई, यहां से ये चीजें प्राप्त हुई, जिससे कि आपका जो आंसर हो वो ऑथेंटिक बन सके। क्योंकि इतिहास जब भी हम लोग लिखते हैं तो इतिहास में नंबर कम आने का एक कारण ये भी होता है कि हम सिर्फ लिखते हैं कि ये चीजें हुई, लेकिन हम उसको साबित नहीं, प्रूफ नहीं करते। तो हर चीज को अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि ये चीज यहां से प्राप्त हुई और यहां से, तो वो चीजें आपके आंसर को और ऑथेंटिक बनाती हैं। तो इसलिए इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा शिल्प उत्पादन में कच्चे माल कहां से प्राप्त हुए, यानी माल प्राप्त करने के कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको बताऊं कि दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक तो हम इसको व्यापार के क्रम में भी सोच सकते हैं या ये भी मान सकते हैं, क्योंकि व्यापार जो होता है, आप जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आप विकास करते हैं तो जो चीजें बनती है उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक कच्चा माल, और जब वो कच्चा माल बन करके तैयार होता है एक प्रोडक्ट के तौर पर, तो उसको आप कहां बेचेंगे। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट है। शिल्प उत्पादन के अंतर्गत जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हुआ तो उसके लिए हड़प्पा वासियों को कच्चे माल की भी जरूरत थी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो ये कच्चे माल क्या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अवेलेबल थे या उनको कहीं और से भी मंगाना पड़ता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था, क्या दूर के क्षेत्रों में भी था या सिर्फ अपने ही क्षेत्र में था, इसको कैसे हम जाने। तो इसकी जानकारी के लिए आप देखिए कि जो कच्चे माल में आप देखिए जैसे कार्नेलियन है, जिसके अलावा लाजवर्द मणि, तो ऐसा माना गया कि उपमहाद्वीप के क्षेत्र जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ तो वहां से भी बहुत सारे कच्चा माल मिल जाता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसके लिए हमें दूसरे क्षेत्रों में यानी अन्य देशों के साथ भी अन्य देशों से भी मंगाना पड़ा। अब देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में फिर पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि हम कहते हैं कि लाजवर्द मणि प्राप्त होता था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में एक जगह सोतुगई, जो पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था कि यहाँ से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए, वहां से सोतुगई के आसपास से लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि तांबा, जो तांबे अभी मैंने कहा धातु के रूप में प्रयोग किए जाते थे, तो क्या तांबा भारत में अवेलेबल था। तो आप देखेंगे कि भारत जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे धातु के लिए जैसे तांबा और सोने के लिए भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी संबंध स्थापित किए। जैसे दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था, तांबे के लिए वो राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, वहां से तांबे मंगाए जाते थे। लेकिन जितनी आवश्यकता थी अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी तो अन्य देशों से भी वो मंगाते थे। जैसे ओमान, आप देखेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं जिसको अरब कंट्रीज हम कहते हैं, अरब देश, अरब प्रायद्वीप की जगह है, तो वहां से ओमान से तांबा मंगाया जाता था। अब फिर ये बात बनती है कि कैसे ये पता चला, तो उसका भी साक्ष्य मिले। चूंकि दरअसल जब व्यापार के संबंध में मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आपस में संपर्क था, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मेसोपोटामियाई मुहर प्राप्त हुए यहाँ से हड़प्पा से। ऐसे इससे जानकारी होती है कि व्यापार जो संबंध था मेसोपोटामिया से हड़प्पा वासियों का था। इसके अलावा मेसोपोटामियाई लेखों में आप देखेंगे कि जो ओमान को मगन कहा गया, बहरीन जो एक जगह है उसको दिलमुन कहा गया, और उसी तरह हड़प्पा को मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग वहां के लेखों में हुआ, इससे पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध आपस में था। इस तरह से आप अब आगे का
इस चीजों में देखिए एक खास बात और आपसे बताने के चाहूंगा कि इसमें जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उसके लिए हर बातों को आपको गंभीरता से देखना होगा। जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हर टर्म्स को जब पढ़ें तो उसको स्पेसिफिक रूप से अपने ध्यान में बनाएं, कुछ चीजों को नोट्स भी करते जाएं अलग से एक एक नंबर के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने एक एक नंबर के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं नए सिलेबस में 20 नंबर के। इसका जिक्र मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा कि कैसे सीबीएसई ने पूरे ओवरऑल हिस्ट्री का बाइफर्केशन किया है नंबर के आधार पर। फिर आ जाइए अगला टॉपिक है मुहरे, लिपि तथा वाट। मुहरे प्राप्त हुई, हड़प्पाई मुहरे। आपको बताया कि मुहरों पर बहुत सारी चित्रकारियां प्राप्त हुई, चित्र जैसे वृषभ के चित्र, नाव के चित्र, अलग अलग। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय लोगों को बैलों की जानकारी थी, उस समय जो नावों से लोग व्यापार करते थे, इसका मतलब है कि व्यापार होता था। इसके अलावा हड़प्पाई लिपि पर कुछ आपको लिखावट भी प्राप्त हुई, लेकिन आप देखेंगे कि जो लिखावट मिले, जो चिन्हों की संख्या मिली, जो चिन्ह मिले, उस चिन्हों को आज तक लोग पढ़ने में सफलता किसी भी पुरातत्वविदों को नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पाई लिपि है एक रहस्यमयी लिपि है। इस पर भी एक क्वेश्चन स्पेशली आता है हड़प्पाई लिपि पर, कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यात्मक लिपि क्यों कहा गया, या हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं बताइए, कुछ भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हड़प्पा लिपि पर स्पेसिफिक रूप से क्वेश्चन आता है, इसलिए स्पेसिफिक रूप से इसको हमें जानना भी है। तो हड़प्पा लिपि जो था उसमें एक तो आपको बताया कि जो चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा, जैसे 375 से 400 के बीच में। इसके अलावा उसकी आप देखेंगे कि उसकी जो चित्रात्मक लिपि में थी तो उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहा गया। और विशेषता ये भी है, अगर विशेषता में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि इनकी संख्याएं ज्यादा थी। इसके अलावा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, हड़प्पाई लिपि में जो लिखी जाती थी, ये आपकी वो चीज है। इसके अलावा जो बाट मिले, बाट किस चीज को इंगित करती है कि व्यापार था, क्योंकि आप किसी को तौलने में, किसी चीज के मेजरमेंट में, माप करने में आपको बाटों का प्रयोग होता था। वो जो बाट थे, जैसे आजकल हम लोहे के बाट बनाते हैं या अब तो इलेक्ट्रॉनिक बाट भी आ गए, तो जो उस समय बाट थे वो आप जो देखेंगे चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके पास कि जो बाट बनाए जाते थे उसमें किस तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मैं आपको बार बार इसलिए इस चीज को रिमाइंड करा रहा हूं कि पढ़ने के दौरान आपको किस तरह ध्यान देना है हर बातों पर, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है एक नंबर के लिए। तो बाटों में आप देखेंगे कि जैसे बाट भी कई तरह के हैं, छोटी चीजों को मापने के लिए बाट और बड़े चीजों को मापने के लिए बाट। जैसे अब मान लीजिए किसी को सोना लेना है तो उसके लिए किलो का तो प्रयोग करेंगे नहीं, उसके लिए बहुत छोटा माप की जरूरत है, यानी बहुमूल्य धातुओं के मापन के लिए। इसके अलावा अनाज का मापन, जिसके लिए हमें बड़े बाटों की जरूरत है। उसी तरह उस समय भी छोटे चीजों के यानी मापने के लिए निचले मानदंड के बाट भी बनाए गए और बड़े चीजों को मापने के लिए बड़े मापदंड के बाट बनाए गए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक खास बात, मतलब कि आप देखेंगे कि गणितीय प्रणाली, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के माप के आधार बनाए गए निचले मापदंड में, और ऊपरी मापदंड में दशमलव पद्धति का अपनाया गया। आज भी आप देखें उस पद्धति को, आज भी आप ध्यान से देंगे तो आपको दिखेगा कि अपनाया जा रहा है। जैसे आप जाए बड़े माप में देखिए तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम के वेट, 100 किलोग्राम के वेट, इस तरह से हमारे आज भी हम उसी सिस्टम को अपनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको गणितीय जानकारी ज्यादा थी। इसके अलावा आप देखिए फिर एक क्वेश्चन इस पर आता है प्राचीन सत्ता पर, कि वहां पर शासक लोग कैसे थे, क्या वहां कोई शासक था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो इस चीजों पर थोड़ा सा पुरातत्वविदों में मतभेद है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं मिली। क्योंकि आपको फिर से मैं बताऊं कि हमारे पास पूरे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए लिखित स्रोत नहीं है, सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से जो हमें साक्ष्य मिले, जैसे कुछ आपको देखेंगे कि मूर्तियां मिली जिसको पुरोहित राजा का उदाहरण दिया गया, उसको मेसोपोटामिया से लिंक किया गया। तो ऐसा माना गया कि जो वहां पर शासक थे, कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि जो शासक थे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग शासक रहे होंगे, कुछ मानते हैं कि नहीं पूरे क्षेत्र का एक शासक रहा होगा। तो इसके लिए कोई खास प्रमाण भी नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि ऊपरी दुर्ग और निचला दुर्ग था। ऊपरी दुर्ग जो शासक लोगों के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि वो किलेबंद था, उसमें बड़े लोग रहते होंगे। तो इस पर स्पेशल रूप से ये कहना अभी मतलब कि नहीं कहा जा सकता था कि किस तरह का शासन व्यवस्था थी। फिर भी एक अनुमान यही लगाया गया कि चूंकि पूरी हड़प्पा संस्कृति का जो विकास हुआ, जो चीजें प्राप्त हुई, जैसे कि ईंटों का प्रयोग हर जगह आपको मिलेगा, एक तरह का मानक के आधार पर एक तरह की चीजों का प्रयोग, इससे ये अनुमान लगाया गया कि अगर एक शासक रहा होगा तो पूरे क्षेत्र में एक तरह की व्यवस्था लागू करना आसान रहा होगा। इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं मत को ज्यादा पुष्ट माना जाता है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक शासक वर्ग रहा होगा। इसको भी आपको देखना है। फिर लास्ट में आपको देखना है कि सभ्यता का अंत कैसे हो गया हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां पर नदियां जो थी, नदियां सूख गई थी, पानी की कमी हो गई थी, चूंकि पूरा सभ्यता जो था वो नदियों के पास था, इसलिए वो सभ्यता का अंत हो गया। कुछ कहते हैं कि नहीं, नदियों के मार्ग में ही परिवर्तन हो गया, नदियां दूर हो गई जगहों से, इसलिए वहां के चूंकि नदियों पर आधारित था, खेती के लिए, पानी के लिए, हर चीजों के लिए, इसलिए वो सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे सुनामी आ गई हो, एकदम से जल प्लावन हो गया हो, और सुनामी आने की वजह से वो सारा सभ्यता पानी के अंतर्गत दब गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत डिफॉरेस्टेशन, जिसमें कहते हैं कि पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी, नगरीकरण हो रहा था, तो इसलिए पेड़ों को हटा दिया गया, उसका भी नुकसान हुआ। कुछ लोग कहते हैं जंगलों में आग लग गई उस क्षेत्रों में। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अनुमान लगाते हैं। अब इसमें क्या कंक्लूजन बनेगा? देखिए, इतिहास में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहते हैं कि आधा आधा। उसी तरह से चूंकि ये पास्ट की बातें हैं और साक्ष्य जो हमारे पास सोर्स है उसी के आधार पर उसको लिखा जा रहा है, तो सारी कुछ प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इसमें हम हर बार इसी तरह के टर्म प्रयोग करते हैं कि ऐसा माना गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी जो कंक्लूजन यही हुआ कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था, तो हड़प्पा सभ्यता का अगर अंत भी हुआ होगा तो अलग अलग क्षेत्रों के अंत होने के अलग अलग कारण रहे होंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक मुख्य रूप कारक था। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ आना, सूखा आना, जंगली क्षेत्रों का कम हो जाना, जंगलों में आग लग जाना, ये सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब एक लास्ट आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें आप देखना, कनिंघम का एक भ्रम पर क्वेश्चन आ जाता है कि कनिंघम को क्या भ्रम था। तो चूंकि जब कनिंघम महोदय जब भारतीय पुरातत्वविद के जब डायरेक्टर जनरल बने और वहां से जब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उनको कुछ मोहरें दी गई कि यहां से ये प्राप्त हुई है, तो वो सही अनुमान नहीं लगा सके। क्योंकि उनके दिमाग में जब आए थे तो उनके दिमाग में चूंकि प्रथम द्वितीय नगरीकरण यानी गंगा घाटी के अंतर्गत उनको लगा था कि यहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ होगा। और चूंकि उस समय चीनी बौद्ध जो यात्री आए थे, बौद्ध यात्री, उन्होंने जो किताबें लिखी थी उसके आधार पर उस सिक्कों का वो अनुमान लगा रहे थे। चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, तो वो सही अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उन पीछे की चीजों को वो सोच नहीं पा रहे थे। इस तरह से उनके मन में एक हमेशा ये भ्रम बना रहा। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है और अलग से क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, इसको भी आपको देखना है। लास्ट में आपको ये देखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो खोजें हुई, जो चीजें मिली, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो वर्गीकरण करने के पुरातत्वविदों ने कई आधार बनाए, जैसे किस चीज से बनी है चीजें, उसके आधार पर वर्गीकरण किया। उपयोगिता के आधार पर, सबसे ज्यादा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया गया चीजों का, कि वो चीजें आज के समय से क्या उपयोगी रही होगी। और तीसरा एक माना जा सकता है कि वो चीजें कहां से प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए वो चीजें आप देखेंगे, जैसे समाधान में कोई चीजें प्राप्त हो रही है, तो वो चीजें इस तरह की बता रही है वो कि वो चीजें सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करा रही है। अगर वही घर में मिलती तो आभूषण के रूप में प्रयोग हो रही है। तो चीजों का उपयोगिता कहाँ मिली उसके आधार पर भी हुई, उपयोगिता के आधार पर। और प्रयुक्त पदार्थ जैसे कि धातु की बनी है, कि मिट्टी की बनी है, कि पत्थर की बनी है, इसके आधार पर खोजों का वर्गीकरण किया गया। ये आपका ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सारे टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा
और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि सारे जितने भी टॉपिक्स थे उसको मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। अब जो मैं इसके बाद मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो पूरे आपको टॉपिक यानी कि हमें पढ़ाई क्या करना है, सीबीएसई ने किन किन चीजों पर वेटेज ज्यादा दिया इसके बारे में जिक्र करूंगा। और आज के लिए धन्यवाद। मैं अगला लेक्चर आपको अगले टॉपिक में दूंगा।